नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक 54 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन के जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में रख देता हूं। कुंडली के कारक और मारक ग्रहों को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। आने वाले वर्षों में कैसी जो है इनकी लाइफ रहने वाली है उसको लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है। कंफ्यूजन होता है लाइफ में, उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन, प्रमोशन और इसके अलावा भी इन्होंने कई और प्रश्न पूछे हैं जिनका एक एक करके हम आखिर में उत्तर देंगे। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ हो रही है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है मकर लग्न की और चंद्रमा देखें तो धनु राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि ये कुंडली बनती है मकर लग्न और धनु राशि की। यहाँ पर लग्न देखें तो 12 डिग्री लग्न का मान है। इसका मतलब कि लग्न बलवान कहा जाएगा। मकर लग्न यानी कि ये शनि की साधारण राशि है। शनिदेव की ये साधारण राशि है। शनिदेव लग्नेश बनते हैं जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में शनि 5 डिग्री का यहाँ पर मृत अवस्था के शनिदेव यहाँ पर विराजमान है वक्री होकर के। देखिए गुरु की राशि में यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री में है, मेहनत को बढ़ा देंगे, दौड़ भाग को बढ़ा देंगे और कहीं ना कहीं जो है मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। सफलता जरूर देंगे शनिदेव लेकिन मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में जब शनि बैठता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य की बात हो, इनके धन की बात हो, ये सब कुछ ये मेहनत करके हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, मेहनत करेंगे तो जीवन में धन भी अच्छा खासा ये अर्जित कर सकते हैं। लेकिन शरीर भाव का स्वामी ग्रह मेहनत भाव में जाकर के बैठा हुआ है तो मेहनत करना इनके लिए आवश्यक है। शनि यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। कई बार क्या होगा इनके साथ कि यात्राओं से कई बार इन्हें लाभ देखने को मिलेगा और कई बार इनको यात्राओं से नुकसान की स्थिति देखने को मिल सकती है या कोई खास लाभ देखने को इन्हें नहीं मिलेगा। व्यर्थ की यात्राएं जीवन में हो सकती हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं संतान होने में डिले, शिक्षा में डिले। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर और यहाँ पर दृष्टि डाल करके भाग्य का तो साथ जरूर देगा शनि, लेकिन मेहनत के बाद और थोड़े विलंब से। और शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं मन को पीड़ित करने वाला होगा ये। राहु को देख लेते हैं। राहु 28 डिग्री के साथ यहाँ पर मृत अवस्था के विराजमान है कुंडली के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव सुख का स्थान होता है। प्रॉपर्टी के लिए भी देखते हैं चतुर्थ भाव को, मकान सुख, वाहन सुख के लिए चतुर्थ भाव को हम देखते हैं। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। अब देखिए मंगल की राशि में राहु देव बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। मंगल की स्थिति को देखें तो मंगल छठे भाव में जाकर के शत्रु राशि में बैठा हुआ है। एक तो राहु मंगल की राशि में बैठा और मंगल जाकर के छठे भाव में बैठ गया तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव संबंधित रिजल्ट्स में या उसकी शुभता में कमी नजर आ रही है। राहु का चतुर्थ भाव में होने की वजह से माता को कोई ना कोई परेशानी, माता को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी देखने को मिल सकती है। घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं उसमें लीगल मसला हो सकता है, उसमें विलंब की स्थिति हो सकती है, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु यहाँ पर देखा जाए बलाबल बहुत ज्यादा नहीं है राहु के पास, तो राहु की दशा अंतर्दशा में यदि आप देखेंगे तो राहु कोई बहुत बुरा भी आपका नहीं कर पाएंगे क्योंकि 28 डिग्री का राहु है तो बल इसके पास कम है और दृष्टि का तो बल और कम हो जाएगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, इसकी दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दसम भाव के ऊपर दृष्टि
करियर को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को ये दे सकता है। और चंद्रमा के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब अभी देखिए शनि चंद्रमा को देख रहे थे, अब ये राहु भी चंद्रमा को देख रहे हैं, तो मन को ये पीड़ित करने वाला होगा, मन को ये भटकाने वाला होगा, कंसंट्रेशन को ये वीक करवाने वाला होगा। विदेश की यात्राएं देगा राहु और धन का व्यय भी करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं, छठे भाव की तरफ चलते हैं। गुरु, शुक्र और मंगल यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुरु मंगल की युति यहाँ पर कहीं ना कहीं पारिजात योग का निर्माण कर रही है। तो वहीं गुरु और चंद्रमा को ध्यान से देखें तो वो आमने सामने बैठे हुए हैं, तो गज केसरी योग का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। गुरु इस कुंडली में कारक नहीं है और यहाँ पर देखा जाए तो वो तृतीयेश है और द्वादशेश है, तो मारक ग्रह कहलाएंगे, इस कुंडली में कारक नहीं कहलाएंगे। जाकर के वो छठे भाव में बैठ गए, विपरीत राजयोग जरूर बन रहा है, मेहनत के बाद लाभ देखने को मिलेगा और आप प्रयास करेंगे तो आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विदेश भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अपनी ही राशि है, तो आप विदेश जाकर के भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। विदेश घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं या किसी काम के लिए भी जा सकते हैं। 25 डिग्री का गुरु है, यहाँ पर मृत अवस्था के गुरु होंगे। दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, मेहनत के बाद करियर में ये आपको सफलता देंगे और प्रमोशन के योग बनाएंगे, लेकिन मेहनत के बाद, क्योंकि कारक नहीं है इस कुंडली में गुरु। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालेंगे गुरु, ये शुभ है। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि, चाहे कोई भी कुंडली हो, यदि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ये शुभता लाता है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लाभ देता है, व्यक्ति के मन को बैलेंस करने वाला होता है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, अपने ही घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं खर्चे तो होंगे, धन का व्यय तो करवाएंगे, लेकिन गुरु ये कोशिश करेंगे कि धन का व्यय सही जगहों पर हो, गलत जगहों पर धन का व्यय नहीं हो। और गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी तो धन वगैरह ये गुरु आपको देने वाले होंगे मेहनत के बाद। मंगल की बात कर लेते हैं। 19 डिग्री का मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है छठे भाव में। देखिए सुखेश है मंगल इस कुंडली में और लाभेश भी है, एक समग्रह है इस कुंडली का मंगल, ना कारक है ना मारक है। जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठ गए मंगल, तो अब मंगल मारक हो गए, अब ये मंगल मारक हो गए इस कुंडली में, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए। देखिए कई बार बताया कि मंगल जब छठे भाव में बैठ जाता है तो ये कुछ मामलों में व्यक्ति को लाभ दिलवाता है, जैसे कि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में सफलता दिलवा सकता है। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मंगल का छठे भाव में बैठना बहुत अच्छा है। जीवन में संघर्ष करके बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करना, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना, इसके लिए भी मंगल का यहाँ पर बैठना लाभदायक है। यहाँ पर मंगल बैठ करके कहीं ना कहीं जो है आपको इन चीजों में लाभ करवाएंगे। मंगल यहाँ पर बैठ करके स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है, क्या क्या, तो ब्लड संबंधित परेशानी दे सकता है, ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत दे सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए लाभेश मंगल जाकर के ऋण भाव में बैठ गए तो जीवन में आप चाहे तो लोन वगैरह लेकर के भी आप कुछ कार्य कर सकते हैं, लोन लेने से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर और भाग्य को देखेंगे मंगल तो थोड़ी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये शत्रु दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि डालेंगे चंद्रमा के ऊपर, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा, ये भी धन के लिए बढ़िया है। और मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि जरूर है, लेकिन ये दृष्टि आपको टेंशन देने वाली हो सकती है, ब्लड प्रेशर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में, 17 डिग्री का शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है, बलाबल बहुत अच्छा है शुक्र के पास। मैं बता दूं कि आपको कि मंगल के पास भी बल बहुत अच्छा है, 19 डिग्री का मंगल है, करीब करीब वो 100% बलवान माने जाएंगे। वैसे वो वृद्ध अवस्था के हैं तो 50% कहेंगे, लेकिन जब ग्रह 10 और 20 डिग्री के बीच में होता है तो उसका बल बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र की यहाँ पर बात कर लेते हैं। शुक्र मकर लग्न की कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पंचमेश भी हैं और वो कर्मेश भी हैं। तो करियर, शिक्षा, संतान, इस सबका दारोमदार शुक्र के ऊपर होता है मकर लग्न वालों के लिए। अब वही शुक्र जाकर के छठे भाव में बैठ गए तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है आपके लिए कि आपको जॉब करना चाहिए, जॉब करने से ही आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। संतान भाव का स्वामी ग्रह जाकर के छठे भाव में बैठ गया तो कहीं ना कहीं संतान के साथ
संबंधों में थोड़ी परेशानी, थोड़ी खटास देखने को मिल सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि संतान अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कई बार मतभेद की स्थिति, और वैसे भी आजकल के समय में संतान के साथ मतभेद होना ये बहुत ही आम बात है। तो आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है कि संतान के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। शुक्र यहाँ पर बैठ करके जॉब में आपको लाभ दिलवाएंगे, जॉब में आप जाते हैं, धन संबंधित लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये धन का व्यय करवाने वाला होगा। हो सकता है तो आप अपने शौक के लिए, आप अपने शौक को पूरा करने के लिए धन का व्यय करेंगे, खास करके शुक्र की दशा में। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ने से पहले एक बार और बता दूं आपको कि गुरु और शुक्र यहाँ पर छठे भाव में बैठे हुए हैं। डायबिटीज आपको हो सकता है, डायबिटीज की समस्या आपको हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और पेट से भी जुड़ी हुई शिकायतें आपको परेशान कर सकती हैं, यूरिन संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। बुध और सूर्य यहाँ पर युति बना करके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, विवाह का होता है, और बिजनेस के लिए भी कई बार हम सप्तम भाव को देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, और 13 डिग्री के साथ सूर्य यहाँ पर विराजमान है। तो सूर्य के पास बल बढ़िया है, युवावस्था का ये सूर्य है, अष्टमेश है सूर्य, जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए। देखिए, अष्टमेश का सप्तम भाव में बैठना, पहले तो ये द्विद्वादश का दोष बना रहा है, यानी कि 12 घर पीछे जाकर के सूर्य यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और अष्टम भाव में जो ग्रह, जो राशि आ रही है, उसकी स्वामी ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये विवाह सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये विवाह सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा एक और सूत्र मैं आपको समझा दूं, जब सप्तमेश भी अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है विवाह सुख के लिए। तो यहाँ पर सूर्य का सप्तम भाव में बैठना कहीं ना कहीं पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति करवा सकता है। कई बार मैंने बताया है, अलग अलग जब कुंडलियों का मैं विश्लेषण करता हूं तो मैंने बताया है कि जब सूर्य सप्तम भाव में बैठते हैं, देखिए सूर्य अग्नि है, तो क्या करेगा, मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टनर अच्छे नहीं होते, दोनों का जो मत होता है वो अलग होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर रिश्तों में खटास आ सकती है। तो ये यहाँ पर देखने को आपकी भी रिश्तों में मिल सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्य की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप चाहें तो अपनी पर्सनालिटी को बढ़िया बना सकते हैं। ये शत्रु दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी सूर्य तेज है। सूर्य क्या है, तो सूर्य तेजस्वी ग्रह है। दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर तो आप भी चाहें तो अपनी पर्सनालिटी में एक तेज डेवलप कर सकते हैं। बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, 10 डिग्री का बुध यहाँ पर वक्री और अस्त होकर के बैठा हुआ है। कई बार मैंने बताया है कि अस्त बुध भी रिजल्ट देता है, यदि वो 1 डिग्री से भी कम फासले पर हो तब परेशानी होती है, अदरवाइज अस्त होने के बावजूद बुध एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि रिजल्ट काफी हद तक देता है। यहाँ पर वक्री और अस्त के हुए हैं बुध, तो कंफ्यूजन देंगे आपका। देखिए चंद्रमा भी कमजोर है क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है इस चंद्रमा के ऊपर, और अब बुध भी आपका जो है वक्री और अस्त है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और इस कुंडली में बुध को देखें तो वो षष्ठेश है और वो भाग्येश है। अब जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ, देखिए जॉब से ये बुध आपको लाभ करवा देंगे। बहुत पावरफुल ये बुध यदि सप्तम भाव में बैठा होता तो बिजनेस में भी आपको ये बुध लाभ करवा देता, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो अस्त और वक्री हो गए तो बल काफी कम हो जाएगा उनका, बल काफी कम हो जाएगा इनका। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुध को यदि आप बलवान कर लेते हैं तो भाग्य संबंधित लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। दृष्टि नहीं होगी बुध की क्योंकि वो अस्त के हैं। केतु के ऊपर हम चलते हैं, 28 डिग्री का केतु कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। दसम भाव जो कि कर्म स्थान कहलाता है, करियर का भाव होता है ये। यहाँ पर केतु 28 डिग्री का विराजमान है, मृत अवस्था के केतु है यहाँ पर, और करियर में उतार चढ़ाव देने वाला होगा, करियर में उतार चढ़ाव देने वाला होगा केतु यहाँ पर। और कई बार मैंने ये सूत्र भी समझाया कि जब राहु केतु दसम भाव को प्रभावित कर रहे हो, इनकी दशा अंतर दशा चले तो उस दौरान व्यक्ति अपने जॉब में या अपने करियर में फेरबदल करता ही करता है, चाहे वो फेरबदल किसी भी प्रकार का हो, पद से संबंधित हो, पदोन्नति हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, जॉब में चेंज आ जाए, ट्रांसफर हो जाए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में व्यक्ति चला जाए, जॉब में कोई परेशानी आ जाए या जॉब में कुछ लाभ हो जाए, कुछ ना कुछ फेरबदल आप देखेंगे कि राहु या केतु की दशा या अंतर्दशा आएगी तो उस दौरान आपको देखने को मिल जाएगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर धन का
सोच समझ करके व्यय करें, वाणी का भी जो है आप इस्तेमाल सोच समझ के करें। केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, ये माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, केतु की दशा चलती है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। चंद्रमा यहाँ पर कुंडली के 12वें भाव में 22 डिग्री के साथ विराजमान है। यहाँ पर ये व्रत अवस्था के साथ बैठे हुए हैं, 50% का बलाबल होगा। इस कुंडली में चंद्रमा सप्तमेश है, सप्तम भाव यानी कि पत्नी का भाव, पार्टनरशिप का भाव। अब जाकर के चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि नुकसान का होता है, खर्च का होता है, विदेश का होता है। और यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके षडाष्टक दोष बना रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव से 6 घर दूर एक साइड से और दूसरे साइड से ये 8 घर दूर है। इसे कहते हैं षडाष्टक दोष लगना। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है और वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी ये चंद्रमा भी देने वाला है। 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों का जो मन है वो इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा रहता है। व्यक्ति इमेजिनेशन बहुत ज्यादा करता है, कल्पनाओं में कई बार खो जाता है। इस चंद्रमा के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि का पड़ना इस चंद्रमा को पीड़ित करेगा, कंसंट्रेशन को वीक बनाने का कार्य करेगा। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि शुक्र और गुरु की दृष्टि काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने वाली होगी और मंगल की दृष्टि जो है वो शुभ नहीं मानी जाएगी। मंगल की दृष्टि मन को शांत करने संबंधित शुभ नहीं मानी जाएगी, लेकिन गुरु और शुक्र की दृष्टि लाभदायक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चंद्रमा केमद्रुम दोष से पीड़ित है। इसका मतलब चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं, साथ में कोई ग्रह नहीं और आगे भी कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं केमद्रुम दोष का लग जाना। इस वजह से व्यक्ति का जो मन है वो अशांत रहता है, वो कभी शांत नहीं होता। फिर से बोल दूं कि चंद्रमा के ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि का पड़ना केमद्रम दोष में भी कमी लाएगा। दोष तो लग गया, लेकिन यहां पर इनकी दृष्टि एक प्रकार से भंग करने का कार्य करेगी, इन दोषों को भंग करने का कार्य करेगी। तो ये अच्छी बात है। तो मन परेशान रहने वाला है आपका। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो दशा फिलहाल जो है आपको गुरु की चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 4 फरवरी 2029 तक रहने वाली है आपको। और गुरु की महादशा में फिलहाल आपको केतु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 17 दिसंबर 2020 तक रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं अभी जो गुरु की दशा है, हो सकता है इस दौरान आपको मेहनत ज्यादा करना पड़े, पेट संबंधित शिकायत देखने को मिले, विदेश की यात्राएं हो, धन का व्यय हो, इस तरीके की चीजें आपको अभी देखने को मिल सकती हैं। गुरु की महादशा में जब शुक्र की अंतरदशा आएगी तो डायबिटीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे और जॉब में आपको लाभ मिल जाएगा। दिसंबर के बाद जॉब संबंधी चीजों में आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। आपको एक बात और बता दूं कि आप धनु राशि के व्यक्ति हैं और धनु राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। जो आखिरी चरण है, शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण है, वो आपके ऊपर चल रहा है। तो अभी करीब 2.25 वर्षों तक साढ़े साती आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रश्नों को ले लेते हैं। कारक एवं मारक ग्रहों के बारे में ये जानना चाहते हैं। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शनि कारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। गुरु का विपरीत राजयोग बन रहा है तो उसे भी हम कारक ही मान सकते हैं। शुक्र भी यहाँ पर छठे भाव में जरूर है, लेकिन मेहनत के बाद शुक्र भी आपको लाभ दे देगा। निश्चित रूप से छठे भाव में बैठने की वजह से शुक्र के कारकत्वों में कमी आएगी, शुक्र के कारकत्वों में कमी आएगी, ये बात तय है। लेकिन मेहनत करके, थोड़ा उपाय करके शुक्र को आप बहुत बढ़िया बना सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। बुध जो है निश्चित रूप से यहाँ पर कारक ग्रह की श्रेणी में आएगा। अस्त है, वक्री है, इसके रत्न को धारण करके, इसके बल को बढ़ा करके आप लाभ उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो केतु भी आपको कुछ हद तक लाभ जरूर पहुंचा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर केतु जो दसम भाव में बैठे हुए वो करियर में उतार चढ़ाव जरूर देंगे आपको, लेकिन योग कारक ग्रह के घर में बैठे हुए हैं। मैंने क्या बताया था कि शुक्र इस कुंडली का योग कारक ग्रह है और केतु किसकी राशि में है, तो शुक्र की राशि में है। तो इसलिए केतु बाध्य हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए। अब ये शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में होते तो यहां पर बैठा हुआ केतु और भी बढ़िया रिजल्ट आपको देता, और भी बढ़िया रिजल्ट देता, लेकिन अभी भी ये केतु कुछ हद तक आपको लाभ करवा देगा। और जो उतार चढ़ाव की बात है वो इसका नेचर है, तो वो करेगा ही करेगा। मारक ग्रहों की बात करें तो बाकी के ज्यादातर ग्रह आपके लिए मारक हो जाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं। और उनकी दशांत दशा आने पर आपको उपाय करने चाहिए।
इसके बाद इन्होंने पूछा है आने वाले 6-7 वर्ष नौकरी एवं स्वास्थ्य के लिए कैसे रहेंगे। मैंने बताया कि स्वास्थ्य की परेशानी क्या-क्या हो सकती है। तो गुरु की दशा में पेट संबंधित स्वास्थ्य की परेशानी देखने को मिल सकती है। खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और नौकरी के लिए बात की जाए तो मैंने जैसा कि कहा कि इस साल के दिसंबर के बाद से नौकरी में आपको लाभ मिलने वाला है। लोन वगैरह से भी चीजें अगर होती हैं आपके साथ लाइफ में, लोन लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी दिसंबर 2020 से। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आपका चंद्रमा शनि और राहु से दृष्ट है और किमद्रम दोष में भी है, इस वजह से आपको कंफ्यूजन होता है। इसके बाद इन्होंने पूछा है पत्नी के साथ विवाद होता है, इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण है कि आपका जो सूर्य है वो अष्टमेश है और जाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और सप्तमेश जो चंद्रमा है वो 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इस वजह से पत्नी के साथ वाद विवाद चलता रहता है। प्रमोशन में विलंब का कारण मैंने बताया था कि जब केतु यहाँ पर बैठते हैं तो उतार चढ़ाव देते हैं, यानी कि आप चाहते कुछ है, होता कुछ और है। ठीक है। और गुरु की आपको फिलहाल महादशा चल रही है। गुरु इस कुंडली में कारक नहीं है। फिर से सुन लीजिए, विपरीत राजयोग जरूर बना रहे हैं। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि मेहनत के बाद रिजल्ट मिलेगा। ये मत समझ लीजिए कि गुरु का विपरीत राजयोग हो गया तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग जरूर चल रहा है गुरु का। मेहनत करिए। गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा दिसंबर से आने वाली है। चांसेस हैं कि आपको पदोन्नति मिल जाएगी, और उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। गोचर भी फिलहाल आपको सपोर्ट करने वाला है आपके प्रमोशन में। बेटे के साथ संबंध इन्होंने पूछा है। देखिए, संतान के साथ संबंधों की जहां तक बात करें तो मैंने बताया कि संतान भाव का स्वामी ग्रह शुक्र जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छा नहीं कह सकते हम। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खराब हो गया, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हो सकता है तो थोड़ी दूरी रहे। शनि की भी दृष्टि देखें तो कुंडली के पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। शनि हालांकि कारक जरूर है इस कुंडली में, ऐसा नहीं कि शनि बुरा ग्रह है, लेकिन इस कुंडली में शनि कारक होने के बावजूद चूंकि शनि दृष्टि जहां डालते हैं वहां कुछ कमी लाते हैं, तो हो सकता है संतान से दूर जाना हो, संतान दूर रहे। और वैसे भी इन्होंने बताया है कि इनकी संतति जो है, यानी कि इनकी जो पुत्र हैं वो इनसे दूर रहते हैं। तो इस तरीके की चीजें कुंडली के अनुसार मालूम पड़ रही है कि थोड़ी से सुखों में कमी जरूर नजर आ रही है। लोन लेना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, और दिसंबर के बाद से लोन लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। विदेश जाने के योग कब है इन्होंने पूछा है। बिल्कुल योग बने हुए हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं, आप विदेश जा सकते हैं। फीमेल्स के लिए अट्रैक्शन क्यों होता है मुझे? क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल की युति है। शुक्र और मंगल की युति जिनकी भी कुंडली में हो, शुक्र और राहु की युति जिनकी भी कुंडली में हो, उनको इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि सूर्य और चंद्रमा क्या मारक हो सकते हैं? देखिए, वो भले ही सप्तमेश हो, भले ही अष्टमेश हो, जैसे कि आपके सूर्य यहाँ पर अष्टमेश है, तो मैंने कह दिया कि सूर्य मारक है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा को मारक होने का दोष नहीं लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सूर्य अब कारक कहलाएंगे। ये गलती मत कीजिएगा कि सूर्य का रत्न धारण कर लिए या सूर्य कारक हो गया, नहीं। ये कारक नहीं, ये अकारक ही है। और आप इसे कह भी सकते हैं कि ये मारक है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को मारक होने का दोष नहीं लगता है, बस। इसके बाद इन्होंने बताया है कि नीलम रत्न मैंने धारण किया हुआ, उसका प्रभाव देखिए। नीलम रत्न धारण करने से आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, और भाग दौड़ बढ़ेगी, आपकी मेहनत बढ़ेगी। कई बार फिजूल की भी मेहनत आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, और इसी प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को नीलम से मिलने वाले हैं। इन्होंने बोला है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हूं, और ये बनने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, जहां पर भी इंजीनियरिंग की बात आती है, कई बार मैंने बताया है कि शनि और चंद्रमा को आप देख लीजिए, और इसके अलावा राहु और शुक्र भी कुछ हद तक इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। कौन कौन से ग्रह? तो शनि, मंगल, राहु और शुक्र। आपकी कुंडली में कोई शनि मंगल का जबरदस्त योग तो नहीं बन रहा, कोई युति तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन फिर भी यहां पर देखें तो शनि का तीसरे भाव में बैठना, देखिए शनि जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है, दसम भाव से तीसरा भाव छठा घर बनता है। यहां से यदि आप गिनेंगे तो छठा भाव है वो, और लग्न से छठा भाव क्या होता है? तो जॉब का होता है। तो इस क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे और योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे कि पंचमेश शुक्र का होना। शुक्र जब पंचमेश बनते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाता है, इंजीनियरिंग की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, गैजेट्स की तरफ ये व्यक्ति को लेकर के जाता है।
तो इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी युग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। हाँ, ऊपर-ऊपर से बहुत ज्यादा ये नजर नहीं आ रहा, बल्कि राहु का भी यहाँ पर मंगल की राशि में बैठना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लाभदायक है आपके लिए। इसकी जो दृष्टि पड़ रही है कुंडली के दशम भाव के ऊपर, ये इस क्षेत्र में आपको लाभ देने वाला है। और किस कार्य क्षेत्र में सफलता के योग है, इन्होंने ये सवाल भी पूछा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये किस संदर्भ में पूछ रहे हैं, क्या ये बिजनेस के लिए पूछ रहे हैं या किसी और संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं वो अच्छा है। इसके अलावा आप चाहें तो शिक्षा वगैरह से भी जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं, या टेक्नोलॉजी से ही खुद को जोड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। शुक्र से जुड़े हुए कार्यों को भी आप करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। शुक्र योग कारक है आपकी कुंडली में, और नवमांश में भी वो उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो शुक्र से भी जुड़े हुए कार्यों को आप करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। इनकी नवमांश कुंडली 1 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी कि मेष लग्न की बन जाती है इनकी नवमांश कुंडली, और ज्यादातर ग्रहों की स्थिति वहां पर बढ़िया नजर आ रही है। लेकिन राहु और केतु वहां पर नीच के बैठे हैं, राहु और केतु वहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। और इनका जो शुक्र और मंगल है वो युति बना करके बैठे हुए हैं मीन राशि में, यानी कि शुक्र इनका उच्च का है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। इसीलिए ये जो आपने बताया कि फीमेल्स की तरफ अट्रैक्शन, ये दोनों ही चार्ट से मालूम पड़ रहा है। बाकी ग्रहों की स्थिति D9 चार्ट में बढ़िया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, कम से कम 1 माला। पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं, 7 रत्ती के आसपास का पन्ना आप धारण कर लीजिए दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोने अथवा चांदी की अंगूठी में। शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। साढ़े साथी भी आपको चल रही है, आपको लाभ देखने को मिलेगा। और आपका चंद्रमा कमजोर है और कहीं ना कहीं चंद्रमा भी बैलेंस होने लगेगा, और वैवाहिक जीवन में भी आपको इस उपाय से लाभ दिख जाएगा। आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य श्री सूक्तम और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे आप देखेंगे तो खत्म हो जाएंगी, या उससे लड़ने की शक्ति आपको मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 54 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।